हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर लगभग उसके सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे और उसके आज जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉसिबल जो छूट भी गए हों या जो एडवांस में आ रखे हों उन सारे क्वेश्चंस को लेंगे। तो अब तक अपने जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता था, तो पिछले वीडियो पिछले जो लेक्चर्स है उसमें उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया गया था। तो आज हम जैसा बोल ही रहे कि मिक्स्ड क्वेश्चन टाइप का या जो पूरा उस चैप्टर का निचोड़ है उसको आज कोशिश करेंगे करने के लिए। तो आ जाइए, तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि पहला क्वेश्चन ये है कि टू इवैक्यूएटेड ब्रास हेमिस्फेयर of thin wall, each of radius 1 meter and pulled apart by the exerting a force of F on each of them. Taking inside pressure is 0.5 atm and outside pressure is 1 atm. तो अगर F उस पर फोर्स लग रहा होगा दोनों साइड से और अंदर बाहर इनसाइड प्रेशर कितना है 0.5 और बाहर कितना है 1 atm, तो उसमें नेट प्रेशर कितना लग रहा होगा अगर यहां से देखा जाए तो पी नेट सिंस स्केलर क्वांटिटी है तो अंदर बाहर माइनस कोई डायरेक्शन का तो मतलब है नहीं, वैसे ही बोल रहा है कि इनसाइड इसके 0.5 है, बाहर है 1, तो बाहर से एग्जर्ट कर रहा होगा तो नेट प्रेशर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.5, तो आपका आ जाएगा 0.5 atm। ठीक, अब क्या होता है कि पी नेट, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जिसका एफ नेट जो लग रहा होगा, तो पी नेट इंटू एरिया, तो 0.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि न्यूटन में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई ले लीजिए और रेडियस कितना है उसका 1 स्क्वायर, तो 0.5 इंटू पाई, 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2 और पाई का मतलब 3.14, तो 1.57 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो ये आपका बी ऑप्शन इससे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना फोर्स इसमें एग्जर्ट कर रहा है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट था कि इसमें इनसाइड कितना है और आउटसाइड कितना है, उन दोनों का नेट ले लिया और बाकी का अपना काम कर गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं। कह रहा है कि बॉडी ऑफ डेंसिटी d1 एंड counterpoised by the mg the weight of density d2 in air of density d। ठीक है, कह रहा है body of density d1 is counterpoised by mg of the weight d2 इन एयर ऑफ डेंसिटी d। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उसका मास देन द ट्रू मास ऑफ द बॉडी इज। तो एक मान लेते हैं कि बैलेंस हो रहा है, m मास का है और यहाँ पर कैपिटल मास m का है, इस तरह का। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा से कुछ b1 और इसके लिए mg, इसके लिए कुछ mg और इस पे b2, इस तरह का ऐसा बन रहा होगा। तो इस पे जो ट्रू वेट उसका जो आ रहा होगा इसमें, या इसको लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टी नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पे कुछ T1 ऐसे टी लग रहा होगा। ठीक है, चल रहा है। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा कि जो टेंशन से आप इक्वेट कर लीजिए, चाहे जैसे भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा एक दूसरे के लिए, और काउंटर पॉइंट कर रहा तो बैलेंस है, उसका मतलब यही होता है कि इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर उसका जो मास आएगा mg माइनस b1 इक्वल टू m2 माइनस
कैपिटल mg माइनस B2, यही होगा। तो mg के लिए अगर देखा जाए तो mg कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस B1 बाई mg। यहाँ पर अगर mg कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस B2 बाई mg। तो g से g को तो घर भेज दीजिए, और जो मास का वैल्यू आएगा वो आपका कैपिटल M ओवर 1 माइनस B2 बाई कैपिटल mg अपॉन 1 बाई B1 बाई स्मॉल mg। कुछ इस तरह का मिलेगा, B2 बाई कैपिटल mg, B1 बाई mg। तो उसमें जो बॉइंट फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं उसका डेंसिटी एयर में है, तो बॉइंट फोर्स अगर B1 के लिए अगर देखा जाए तो उसका वॉल्यूम से B है, तो उसमें आप ये ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा मान लेते हैं कि V ही है वहाँ से, तो V और ठीक है, तो उसके मास के लिए भी वहाँ पे V रो, तो इसका डेंसिटी D है एयर का, और G ऐसा ही पॉइंट फोर्स लगा रहा होगा, और स्मॉल mg के लिए कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और उसका डेंसिटी कितना है, कुछ D1 इंटू जी, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली हम ऐसा B2 के लिए भी कह सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम उसका सपोज V है। अब हो सकता है कि दोनों का अलग अलग हो, यहाँ पर अगर V1 कह देते हैं अगर मास M1 के लिए, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम V2 कह देते हैं, और उसका डेंसिटी हमारा D2 अगर है। एयर वाला तो चलिए ठीक है, वो तो DG ऐसा ले लेगा डेंसिटी, और जो कैपिटल मास mg है उसके जगह पर हम फिर से क्या बोल सकते हैं, V2 और डेंसिटी D2G इस तरह का। अब उसका वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ से, तो अब देखिए B2 इक्वल टू कितना है, V2 DG अपॉन V2 DG। तो वहाँ से क्या होगा कि V2G और V2G कैंसिल होकर D अपॉन D2 मिलेगा। तो यहाँ पर कैपिटल मास M इक्वल टू 1 माइनस D बाई D2 इस तरह का D बाई D2 मिलेगा। और नीचे वाले में अगर देखेंगे 1 माइनस, तो वहाँ पर भी सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि D अपॉन D1 इस तरह का। तो ये मिलेगा आपका, मतलब सिंपली आपको क्या करना था कि एक दूसरे को काउंटर पॉइंट्स कर रहा था, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था। तो बैलेंसिंग में मतलब कि B1 ऊपर और mg नीचे, B2 इस तरह का। तो आप मतलब जो नेट फोर्स T से ही इक्वेट कर रहे हैं, आप वहाँ से भी देखिए तो T आपका कितना होगा, mg माइनस मतलब कि B1 इक्वल टू T प्लस mg। तो यानी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो इस तरह का ऐसा आएगा। और बाकी का जो विस्कस फोर्स या जो बॉइंट फोर्स जो फोर्स लगाता था उसका हमने कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया, V इक्वल टू रो जी, और उससे अपना आंसर आ गया। तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इसमें इस तरह का होगा। या उससे पूछ भी सकता था कि बेसिकली स्मॉल m इक्वल टू दिस मच है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ना कि कैपिटल स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू दिस, और कुछ उसका डेटा दिया हुआ हो तो आप उसका रेशियो भी कुछ नंबर में निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि D1 का डेंसिटी तो 1 होता ही है, और D1 का 2 दे दिया और D2 का 3 दे दिया, तो उस केस में कितना हो जाता, 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो यहाँ से अब जब करते तो 1/2 अपॉन 2/3, तो 3/4। तो एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर, या क्वेश्चन में अक्सर पूछा भी जाता है कि अगर दोनों का डेंसिटी में इस तरह का रेशियो है तो बताइए कितना होगा। तो आपको बस वहाँ पर टेंशन से अगर आप देखेंगे नेट फोर्स अगर कितना एग्जर्ट कर रहा होगा, या मतलब कि देन द ट्रू मास का कैसे उसमें रिलेशन होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको काम करेगा अच्छे से। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नोटिफिकेशन को बंद कर लिया जाए, स्लो कर दे रहा है सिस्टम को। कह रहा कि द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इज बिकम द 3 टाइम्स एज द रेस फ्रॉम द
bottom of lake to the its surface, assuming the atmospheric pressure of the 75 centimeter of Hg, then the density of the water be 1/10 of its density of the mercury. The depth of the lake is, तो फिगर यहाँ पर एक ऐसा बना लेते हैं कि मान लीजिए कि सरफेस है वाटर का, जहाँ पर उसका हाइट h 0 है। अब उसके नीचे अगर h जाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा। तो एट डेप्थ d, तो यहाँ पर जो प्रेशर मिल रहा होगा एट बॉटम, तो h रो जी, यही ना, प्लस आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से और लग रहा होगा। तो यहाँ पर उसका वॉल्यूम है v, यहाँ पे स्लैश कैसे करके कर देते हैं v। अब यही चीज़ जब यहाँ पर आ रहा है तो उसमें 3v, लेकिन वहाँ पर जो प्रेशर होगा तो एच रो जी के चलते तो होगा नहीं, खाली कौन सा प्रेशर होगा एट सरफेस पे P नॉट, इस तरह का। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर एनर्जी वाइज देखेंगे तो कंजर्व ही रहेगा। तो इसीलिए एक बॉयल्स लॉ होता है, तो वहाँ पर क्या होता है P1V1 इक्वल टू P2V2, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं, देख रहे हैं, बस उसका रोल देख रहे हैं कि 3v के लिए क्या है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1V1 इक्वल टू P2V2। तो P1 इस सरफेस को ले लीजिए चाहे उसको ले लीजिए, तो यहाँ पर P नॉट है और यहाँ पर 3v है। P2 यहाँ पर कितना है P नॉट प्लस H रो जी, और वहाँ पर वॉल्यूम कितना है V। तो देखिए कितना आसानी से होते देगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, 3P नॉट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो P नॉट 3P नॉट माइनस P नॉट, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 2P नॉट इक्वल टू H रो जी, ऐसा। तो अच्छा, तो अभी वो बोल रखा है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए कि 2P नॉट का जो आप जानते होंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज्यूम करने को कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और हम एक्चुअल में क्या जानते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो H रो जी, और उसमें बोला है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1/10 ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्करी। वो ऐसा कि कैलकुलेशन बस आसान हो। तो देखिए 2P नॉट के जगह पे H, तो 75 सेंटीमीटर है, तो 0.75 ऐसा मीटर कर लेंगे। डेंसिटी मर्करी का रो ले लेते हैं और इंटू जी। ये ध्यान से समझिएगा इसको बच्चों, प्रेशर के लिए एच रो जी होता है ना, ये उससे डिफरेंट है। मतलब कि एच रो जी का वैल्यू आपको पहले से बता रखे हैं कि मरकरी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं तो उसमें आप यही देखते हैं 76 सेंटीमीटर, और मरकरी का 13.6 इंटू 10⁻³ और जी का वैल्यू 9.8। तो ये निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ पर अगर उसी को कह रहा है कि मरकरी का डेंसिटी कुछ रो लेने के लिए बोल रहा है इन ऑर्डर टू उसको कैंसिल होने के लिए। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें ऐसे ऑल दो पता है, और जो यहाँ से एच रो जी होगा वो पूछ रहा है कितने डेप्थ में गया था, तो एच डेप्थ में गया था, और डेंसिटी यहाँ से रो 1/10 और यहाँ से जी, तो जी से जी कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो एच का जो वैल्यू आया यहाँ से 15 मीटर ऐसा निकल कर आया। ठीक है, तो इसमें आपको h मीटर वो डेप्थ नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका मिलेगा। अब आ जाइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस समझ में आपको आया होगा कि 15 मीटर उसके 1/10 ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्करी से नीचे अगर जा रहा है तो क्या होगा। ठीक, a concrete sphere of radius r has a cavity of radius r which is the packed with the sawdust. The specific gravity of the concrete and sawdust are the respectively 2.4 and 0.3. ठीक, for this sphere to float with its entire volume submerged under water, रेशियो द मास ऑफ कंक्रीट टू मास ऑफ सॉडस्ट विल बी। तो देखिए अभी वैसा ही है, यहाँ पे क्या क्लिक कर दिया कि कैविटी ऐसे बना दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर होगा और कैविटी कुछ स्मॉल आर का होगा,
और यहाँ से इसका रेडियस कैपिटल आर ए है और कह रहा है कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर अगर इस तरह से अगर ऐसा इस तरह से हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा कि इसका जो मास है तो दो पार्ट है बच्चों। इसमें कैविटी जो ऐसा भर रखा है उसमें सॉ डस्ट है, तो इसमें एक तो ओरिजिनली कंक्रीट जो होगा उसका और जो सॉ डस्ट है उसका, तो दोनों का मास m1 प्लस m2g ये नीचे की तरफ लग रहा होगा और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? बॉइंड फोर्स, इस तरह का। तो और किसमें इंटायर वॉल्यूम सबमर्ज अंडर द वाटर, यानी कि वाटर का डेंसिटी 1 दे रखा है क्योंकि रिलेटिव रिस्पेक्टिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में बोला है ना। तो कंक्रीट के लिए 2.4 और सॉ डस्ट के लिए 0.3, ये कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। तो जो इक्वेशन अगर हम लगाएंगे यहाँ से जो हमने सिखाया आपको, तो b इक्वल टू m1 प्लस m2g कुछ इस तरह का होगा। तो जो इस पर बॉइंड फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा? तो उसका वॉल्यूम हमें कुछ लेना पड़ेगा कि वॉल्यूम सपोज अच्छा पूरा का तो रेडियस गिवन ही है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा इंटू 1 इंटू जी। मास m1 अगर पूरे को कंक्रीट वाले को ले लेते हैं, अगर कंक्रीट को यहाँ पर m1 से दिखा देते हैं और इसको अगर m2 से दिखा देते हैं सॉ डस्ट को, तो कंक्रीट का मास कितना होगा? उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि वहाँ पर m1 तो डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यही ना इसका वॉल्यूम हो गया। और उसका जो रिस्पेक्टिव डेंसिटी है 2.4 इज मल्टीप्लाई विथ 2.4 इंटू जी प्लस दूसरा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू उसका रिस्पेक्टिव डेंसिटी 0.3 इंटू जी। इस तरह का इक्वेशन होगा क्या? ये 4/3 मतलब कि b 0.4 और mg, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, उसमें क्वेश्चन में बोल रखा है, एक ही वर्ड है इसका, फ्लोट कर रहा है। तो 4/3 पाई g 4/3 पाई g 4/3 पाई g ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या? आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब माइनस आर क्यूब 2.4 प्लस 0.3 आर क्यूब। तो इसको जब हम यहाँ से कुछ हटाते हैं 2.4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 1.4 आर क्यूब और -2 आर क्यूब और प्लस वहाँ से 0.3, तो वो कितना हो जाएगा? -2 आर क्यूब, है ना। ये स्मॉल आर क्यूब को देखिए 2.4 और आर क्यूब है, तो उधर अगर जाएगा तो 2.1, तो ये आ गया आपका 2.1 आर क्यूब। तो इसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर क्यूब इक्वल टू, मतलब ये डॉट से डॉट हटा के 2/3 आर क्यूब, जैसे उसको कहना है इस तरह का होगा कि आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब अपॉन 2/3 कैपिटल आर क्यूब, ऐसा मिलेगा। ये नोटिफिकेशन बंद हो जाओ भाई, क्योंकि सिस्टम को इससे स्लो हो जाता है और उसको दिक्कत होगा आगे करने में, इसीलिए। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि इसका आर क्यूब इक्वल टू 2/3 कैपिटल आर क्यूब ऐसा निकल कर आया। तो हम इसको हमें, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था कि रेशियो ऑफ द मास ऑफ कंक्रीट टू मास ऑफ सॉडस्ट। सो रेशियो ऑफ मास ऑफ कंक्रीट टू रेशियो ऑफ सॉडस्ट, तो 4/3
पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू 2.4, यही होता है ना, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो उसका इतना है, डेंसिटी 2.4 था। और नेक्स्ट 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 0.3। तो 4/3 पाई कैंसिल हुआ, यहाँ से ये 8 हो गया। तो आप इसको चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब बाई आर क्यूब बाई आर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं। अब उसमें आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब का रेशियो कितना है, तो 3/2 है, तो उसको ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। ऐसा, ठीक। तो इसको चाहे तो आप लिख लीजिए, ये ऐसा था। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ द डेंसिटी नीटा इज टाइम्स लाइटर देन द वाटर इज सस्पेंडेड इन अ वाटर टेकन बाय द स्ट्रिंग इज टाइट इज द बेस एज सोन इन अ फिगर। फिगर गायब है, फिगर को रहना चाहिए, लेकिन चलिए कोई नहीं, इस तरह का फिगर बना लेते हैं। यहां से फिक्स है, ऐसा। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि इसका मास, इसका वॉल्यूम कुछ भी लेट कर लीजिए v, और बॉइंट फोर्स b है, और ऐसा कुछ वो पानी के अंदर तैर रहा होगा। तो क्या होगा कि बॉइंट फोर्स तो ऑब्वियस बात है कि लगेगा mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, ये mg नीचे की तरफ लगेगा। और उसके अलावा और कि जो यहाँ से टाइड है, जैसे उसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि लाइटर देन द सस्पेंडेड इन वाटर बाय स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग से अगर टाइड है तो यहाँ पर कुछ नीचे की तरफ टी लगेगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि B इक्वल टू mg प्लस टी, है ना। तो टेंशन ही पूछा है, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, B माइनस mg। B माइनस mg, तो यहाँ से अगर आप mg को भी कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, B माइनस mg माइनस 1, ऐसा। अब इसमें कि mg तो mg है, अब उसका जो क्या बोला है कि द सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी नीटा टाइम्स लाइटर देन द वाटर। तो अगर इनका तो लाइटर देन द वाटर, तो वाटर का मान लेते हैं कि रो है। तो हम ऐसा जानते थे ना कि बॉइंट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इनटू जितना उसमें सबमर्ज है, तो टोटल वॉल्यूम उसका v ले लेते हैं, तो v हो जाएगा, और डेंसिटी रो है, और यहाँ से g, और मास उसका अगर करेंगे तो फिर से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, लेकिन वॉल्यूम इस केस में v रो बाई नीटा माइनस g, ऐसा -1, इस तरह का होगा क्या। तो v रो g अपॉन जो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है वो अपॉन उसका नीटा टाइम्स लाइटर है, तो इसीलिए ऐसा करेंगे। तो v रो g कैंसिल होगा, तो नीटा गया ऊपर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि mg इक्वल टू नीटा माइनस 1, ऐसा। तो ये कुछ इसका आ जाएगा, नीटा माइनस 1 mg, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पिछला वाला, कि इसमें करना क्या था, कि इसमें आपको बॉइंट फोर्स और mg के आसपास की कहानी बताना था। और इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना था कि टेंशन जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। बहुत बच्चे उसमें समझ में नहीं आया हो, तो उसमें आप देखिए कि इस पर कितना नेट फोर्स लग रहा है, किस पर,
इस स्फेयर पे, तो स्फेयर कैसा फील करेगा, एक तो पॉइंट फोर्स ऊपर, mg नीचे, और यहाँ से टाइड है तो वो भी इसको पुल कर रहा होगा, तो दैट इज वाई टी डाउनवर्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा अभी। और आप बंद हो जाइए, समझे बच्चों? तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि कैंडल ऑफ डायमीटर d इज अ फ्लोटिंग ऑन द लिक्विड इन अ सिलेंडर कंटेनर ऑफ द डायमीटर d, और उसका ठीक है, उसका डेंसिटी d है, नॉट डायमीटर d है, डेंसिटी तो पता नहीं है। इफ इट इज द बर्निंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर आवर, देन द टॉप ऑफ द कैंडल विल बी डिक्रीज बाई कितने से होगा, यही ना? तो अभी क्या है कि दोनों बराबर बराबर है और फ्लोट कर रहा होगा, ठीक जलने वाला होगा या जलने से पहले। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम स्टेट में तब भी होगा, फ्लोट कर रहा होगा। कीवर्ड अगेन फ्लोटिंग है। तो उसमें अगर उस केस में अगर देखा जाए कि अगर जब फ्लोट कर रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, तब हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि इसका लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमीटर से कोई लेना देना नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। आप इसको एरिया ए ले लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो मतलब कि कैंडल है, वहाँ पर तो वाइट में वाइट वो दिख नहीं रहा होगा आपको बच्चों। तो मैं ऐसा बना देता हूँ, ये कैंडल है आपका इस तरह का, और इसमें लेंथ एल है और यहाँ से यहाँ तक एल है, यही बोला हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा कि इसका जितना मास होगा वो mg डाउनवर्ड होगा और बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। इस केस में ही होगा ना, तो B इक्वल टू हम mg बोल सकते हैं। तो बॉइंट फोर्स कितने पार्ट में लग रहा होगा, उसका एरिया कितना हो जाएगा, वी रो जी होता है, तो एरिया इंटू उसका लेंथ एल ले लेते हैं, कैपिटल एल, यही है उसका वॉल्यूम, उसका जितना वाटर में डिजॉल्व, मतलब वाटर में वो जितना है। और वाटर है या क्या है पता नहीं, कोई लिक्विड है, तो वाटर रहता तब, तो इसका डेंसिटी ऑफ लिक्विड को देते हैं इंटू जी। और मास के लिए क्या करते हैं कि एरिया इंटू 2L, ऐसा कि इसका लेंथ L है और इसका लेंथ L है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो इस चलते तो कैंडल को C से दिखा दीजिए इंटू जी। ये बात यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि सिंपल अगर तैर रहा होगा, अभी जलने से पहले वाला कंडीशन है, जब 1 घंटा जला होगा तब तो कुछ नीचे या ऊपर आएगा, क्या होगा तो उसको पता करेंगे। तो A इंटू एल कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैंडल का डेंसिटी, ऐसा होगा। अब क्या कह रहा है कि कुछ देर के बाद मान लीजिए कि वो कह रहा है कि द बर्निंग रेट ऑफ द 2 सेंटीमीटर पर आवर, तो L से 2L हो गया होगा। तो हम ऐसा कर लें कि आफ्टर 1 आवर, तो आफ्टर 1 आवर इसमें से अगर देखेंगे तो अब क्या हो रहा होगा उसका, मतलब कि ये वाला पूरा मास में अगर देखें तो 2L पूरा है 1 सेंटीमीटर, अब वो बर्न आउट हो रहा है। तो अब ये मतलब कि अगर यहाँ से हो रहा होगा तो ऊपर की तरफ गया नीचे की तरफ गया, हमें नहीं पता है, यही पता करना है। वही पूछ रहा है ना कि फॉल डाउन, रिमेन, गो अप। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल ओवरऑल 2L होगा, तो 2 सेंटीमीटर तो गया, तो इसका जो मास होगा अब वो कितना होगा, A इंटू 2L माइनस 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रखते हैं कि आंसर को आसानी से लाया जा सके, इंटू डेंसिटी ऑफ द कैंडल इंटू जी, ऐसा इक्वल टू एरिया इंटू, अब उसका पता नहीं L है तो उसको कर देते हैं X कुछ होगा, यहाँ पे ऐसा मार्क कर देते हैं जो पॉइंट फोर्स लग रहा होगा इस पे। तो अभी L से घटकर कुछ X हो गया होगा, तो जितना वैल्यू आएगा वहाँ से पता चलेगा, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ऐसा। तो A इंटू जी, A इंटू जी, A इंटू जी, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, रो सी लिक्विड का कितना है यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ कैंडल, यही ना? तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ कैंडल रख दें, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2L माइनस 2 इंटू डेंसिटी ऑफ कैंडल अपॉन
वहाँ पर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के जगह पे 2 टाइम्स ऑफ रो सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा, L माइनस 1। तो x का वैल्यू कितना हो गया, L से कम होकर 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर कम हो गया। तो हम यानी कह सकते हैं कि वो क्या होगा कि फॉल द रेट ऑफ, देन द टॉप ऑफ द कैंडल इज द फॉल एट द रेट 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अब नीचे भाई इसका L से अब L माइनस 1 हुआ होगा, तो यही होगा। तो इस तरह का निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये भी किसी न किसी साल आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि लार्ज टैंक फिल्ड विद द वाटर ऑफ द हाइट h is to be emptied through the small hole at the bottom. The ratio of the time taken the h level of water to fall from h to h by 2 and h by 2 to 0. मतलब क्या कर रहा है कि एक बड़ा सा हॉल ले लीजिए, मतलब एक बड़ा सा टैंक ले लीजिए ऐसा, ऐसा, और एक कहीं एक स्मॉल ऑरिफिस है, और ये बच्चों इस तरह का होना चाहिए, एकदम हॉरिजेंटली ही है कि सारा पानी एक बार को निकल जाए ऐसा। तो इसमें पानी जो भरा हुआ है कुछ h हाइट तक ऐसे भरा हुआ है ऐसा। तो इसमें h से h हाइट है पूरा, और यहाँ से h बाई 2 के लिए लग रहा है, और h बाई 2 टू 0 की तरफ लग रहा है। इस तरह का, तो h से h बाई 2 के हाइट में लग रहा होगा। तो अगर आप देखें तो पानी का जो स्पीड होता है या जो निकलता है, आपको मैंने इस तरह का बता रखा है कि ओरिफिस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस। तो वहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन है कि थ्रू द स्मॉल होल बोल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसके कंपेयर में जो टॉप ऑफ द उसका क्या कहते हैं जो लार्ज टैंक है, क्योंकि लार्ज जो बोला है तो उसका एरिया बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको याद होगा कि v इक्वल टू √2gh होता है ऐसा। तो एक h पॉइंट पर अगर होगा तब, अब जैसे जैसे उसका वैल्यू कम होगा, h का वैल्यू कम होते जाएगा, तो उसका वेलोसिटी भी स्पीड होने का कम होते जाएगा। तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब कि वो टाइम डिपेंडेंट होगा, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ लेयर आएगा तो वैसे वैसे मान लीजिए कि अभी h पर है और अभी 0 पर है, तो उसमें ऐसा हम बोल सकते हैं कि 2g को अगर कांस्टेंट कर दें h माइनस √0, इस तरह का कि वेलोसिटी का जो डिफरेंसेस होगा, मतलब ऑल दो उसको कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, तो टाइम कितना का लगा होगा ये होगा। तो वैसे ही क्या होगा कि जो यहाँ से जो टाइम के लिए अगर हम बता रहे हैं, तो टाइम के लिए डिफरेंट हाइट के लिए h1 माइनस h2 का रूट इस तरह का होगा। टाइम इज नॉट इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द कांस्टेंट विल बी टेक कॉमन, मीन्स कुछ ना कुछ और रहेगा। तो इन दोनों का रेशियो हमें निकालने के लिए बता रहा है। तो हम पहले ऐसा मान लेंगे कि h से h बाई 2 होगा, तो यहाँ से h से h बाई 2 होगा। सेकेंड केस जब h बाई 2 से 0 होगा तब ऐसा होगा। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो इससे बड़ा आसानी से आपको मिलकर ये आ जाएगा। तो T1 बाई T2 इस तरह का करेंगे, तो अंडर रूट h माइनस अंडर रूट h बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ h बाई 2 माइनस 0, इस तरह का। तो रूट h कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो कितना जाएगा ये, वन माइनस 1 बाई √2 अपॉन 1 बाई √2। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो √2 माइनस 1 अपॉन √2, और √2 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा इस तरह का। तो जो इसका ऑप्शन आएगा
सी ऐसा मिलेगा √2 - 1 टू हियर। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसे लिया, कि मतलब वेलोसिटी होता है √2 GH, तो उसका क्या होगा कि टाइम वेरिएशन है, मतलब कि इसमें अगर आप देखेंगे dH/dt करके भी देख सकते थे आप वहाँ से, तो √h को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे कि आप ये भी काम कर सकते थे कि dH/dt इक्वल टू √2GH। तो मतलब ये जो टाइम वाला अगर नहीं समझ में आया जिनको, तो यहाँ से भी योग कर सकते हैं काम। तो बेसिकली क्या होगा कि dH/√h और वहाँ से dt, तो इसको इंटीग्रेट करिए, तो यहाँ से T1 से T2 और यहाँ से H1 to H2, तो या H2 to H1, क्योंकि अपर लिमिट उसका कुछ ऐसा है H2 to H1 है, तो उसमें अगर करेंगे तो √h का करेंगे तो 2√h आ जाता है, और यहाँ से T2 - T1 या T1 - T2 जो टाइम लगेगा, तो उसका वो 0 से t कह लीजिए, कहीं पर एट 0 है तो वहाँ पर t, तो उसका इन दोनों का रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो आप चीज़ इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, और नहीं तो आपको जैसे मैंने ओरली समझाने की कोशिश किया तो वहाँ से होगा, तो ज़्यादा ये इफेक्टिव होगा आपको बड़े क्वेश्चन में भी करने के लिए। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा भी ऐसे अपना किया और काम बन गया। तो जहाँ पर इंटीग्रेशन और मोर इन्वॉल्व है, मैक्सिमम टाइम और मिनिमम इस तरह का कुछ और बोल देता तब और करने के लिए, तब ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें क्या करें कि 2 स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम 250 cc each, but the relative density is 0.8, 1.2 is connected by the string, and the combination is immersed in a liquid in a vertical position and shown in a figure. The tension in the string is, तो इसमें तो कुछ बनाना पड़ेगा बच्चों। बेसिकली वही क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा था, एक वेरी स्टार्टिंग में देखा था ना, इस तरह का है। तो रिलेटिव डेंसिटी इनका 0.8 है और इनका रिलेटिव डेंसिटी कुछ 1.2 है। तो होगा क्या कि इसके चलते इसको 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं नोटेशन में दिखाने के लिए। तो m1g होगा। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, बाहर ऊपर की तरफ T, और बॉइंट फोर्स B1। इस पे देखें तो इसका पे m2g, और टेंशन नीचे की तरफ, बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ B2। वो सेम टी सेम रहेगा, सिंस क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो इसलिए इसका टेंशन दोनों का सेम होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि T + B1 इक्वल टू m1g और T + m2g इक्वल टू B2। तो हमें क्या चाहिए, द वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी भी सेम है, तो इस चलते यहाँ से B1 और B2 आपस में इक्वल होंगे। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि B1 बेसिकली क्या होगा कि B1 और B2 आपस में इक्वल लग रहा होगा। वो क्यों, क्योंकि सेम वॉल्यूम है, उसको बस वॉल्यूम से मतलब होता है। यहाँ पर यहाँ से दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, तो इसके चलते वो क्या करते हैं, अब थ्रस्ट भी सेम लगाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे जी छूट गया है तो लिख लीजिए अब। तो B1 और B2 आपस में इक्वल है, तो यहाँ से दूसरे साइड पे भेज सकते हैं। तो T - B2, तो उन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसको इधर लिख लीजिएगा और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, B1 B2 तो अपने घर चले जाएंगे। तो 2T इक्वल टू m1 - m2g, ऐसा होगा क्या। तो टेंशन T इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 - m2g/2, ऐसा। तो अभी उसका वॉल्यूम दोनों केस में सेम है, बस डेंसिटी डिफर कर रहा है। तो 250 cc है, तो 250 cc का मतलब कितना हो जाता है, 10⁻⁻⁶, और यहाँ से ρ1 - ρ2, तो 1.2 - 0.8, तो 0.4 हो गया। G का वैल्यू 10 हो गया अपॉन 2,
तो यहाँ से जब इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 इंटू 10 इज 2, तो 500। तो यहाँ से जब इसको पूरा करेंगे तो 0.5 न्यूटन ऐसा। तो नेट फोर्स जो उस पर लगेगा उस केस में तो 0.5 न्यूटन ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आपको यही समझना था कि जैसा पीछे भी उस तरह का आया था क्वेश्चन कि जो जब भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं तो टेंशन क्या होगा कि इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, मतलब उससे अवे फ्रॉम द होगा। जैसे कि इन दोनों का टेंशन का वो ही इंपॉर्टेंट था। बॉइंट फोर्स तो सभी को पता है कि ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। तो टेंशन का डायरेक्शन आपको पता होगा, तो फटाफट इस तरह का इक्वेशन में बनाकर और उसको ऐड कर लेंगे तो आपका काम वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ये बंद हो जाइए। ठीक, तो ये बात समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ द सेम लेंथ बट अ डिफरेंट रेडियाई, रेडियाई देखिए मिसिंग है यहाँ पे, तो R1 एंड R2 होना चाहिए, आर फिटेड इन द पैरेलल, यहाँ पर रेडियाई R1 एंड R2 is fitted in the parallel to the bottom of the vessel. The pressure head is P. So what should be the radius of the single tube when it is the replaced with the 2 tubes so that the rate of the flow of the same as before? तो ये रेट ऑफ फ्लो वाला आपको याद है बच्चों। यहाँ से मान लीजिए कि R1 रेडियस का है और इस तरह का ऐसा है, यहाँ से R1 रेडियस है और यहाँ से R2 रेडियस है। तो जो रेट ऑफ फ्लो है Q, वो क्या होता था आपको याद होगा। तो उसमें जो उसका फॉर्मूला होता था π/8 r⁴ प्रेशर P नीटा L। तो प्रेशर तो हेड उसका कांस्टेंट होगा, इधर से P जा रहा होगा। अभी वो क्या बोला कि रेट ऑफ फ्लो उसका सेम है, तो इसके लिए कितना होगा, सब कुछ सेम होगा, नीटा विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और सेम लेंथ बोला है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि सेम लेंथ, ये चीज़ सेम लेंथ एंड डिफरेंट रेडियाई है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो उससे जो रिप्लेस कर रहा होगा सिंगल से उससे, तो उसका अगर रेडियस मान लेते हैं R, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि Q1 प्लस Q2, इन दोनों का जो नेट फ्लो होगा इक्वल टू Q के इक्वल होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, π/8 r⁴ नीटा L और प्रेशर P। यहाँ से हो जाएगा π/8 r1⁴ P नीटा L प्लस π/8 r2⁴ P नीटा L। तो π/8 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 नीटा L कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर ये कैंसिल हो जाएगा। तो r⁴ इक्वल टू, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि r1⁴ एंड r2⁴ जो रेडियस का इसमें जो रिलेशन होगा उसमें R1 और R2 के पावर में ऐसा आएगा। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, उसके जगह पे इसका फिगर डाल दिया, अब इसके जगह पे सब गड़बड़ डाल देते हैं फिगर। देखिए ये फिगर गड़बड़ है, गलत है बच्चों, ये नहीं चाहिए। इसके जगह पे कुछ इस तरह का होगा। फिगर ऐसा है, इसमें कह रहा है कि होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर दिस वन, उसका लेंथ L है। तो सॉलिड सिलेंडर है तो इस तरह का ऐसा कुछ होगा, इसका लेंथ L है
cross section area is A by 5 is immersed in a such that the fluid with the axis of vertical at the liquid interference of length L by 4 in the denser liquid. तो डेंसर लिक्विड बेसिकली क्या है, फिगर ए ऐसा है कि यहाँ पर 2D डेंसिटी का है, यहाँ पर D डेंसिटी का है. तो यहाँ पे कह रहा है कि L बाई 4 का है और इसमें 3L बाई 4 का इसमें है और बीच में ऐसे वो आपका फंसा हुआ है. एक डेंसिटी D ऊपर है, दूसरा 2D नीचे है और 3L बाई 4. ऑब्वियस सी बात है कि जो डेंसर होगा तो नीचे की तरफ होगा, तो L बाई 4 उसमें है, तो ऐसा ही होगा फिगर. और उसमें ऐसा आपको कर रखा है और फंसा हुआ है. तो हम जैसा जानते हैं कि अपना अपना डेंसिटी जो होगा वो अपने अपने तरीके से एक B1 लगाएगा और दूसरा ये B2 लगाएगा और नीचे उसका Mg लगाएगा. तो B1 प्लस B2 इक्वल टू Mg होगा क्या, है ना. तो जो बॉइंट फोर्स होगा उसमें, तो उसमें देखिए कि बॉइंट फोर्स ऐसे हमें जैसे पता है कि वॉल्यूम कितना लिक्विड के अंदर इमर्ज है और इनटू इसका डेंसिटी. तो पहले वाले पार्ट के लिए अगर देखेंगे तो 3L बाई 4 तो उसका साइड लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका कितना आ जाएगा, वॉल्यूम. तो A टाइम्स 3L बाई 4 डेंसिटी D इंटू G ऐसा प्लस A इंटू L बाई 4 इंटू 2D इंटू G ऐसा. कि इसका जो 2D डेंसिटी में है लिक्विड में जो उसका वॉल्यूम इमर्ज है, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A टाइम्स इंटू L बाई 4 और जो ऊपर वाले पार्ट में है A इंटू 3 बाई 4 और इक्वल टू टोटल मास उसके जब आप बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ. यही होगा, लेंथ सपोज L है क्योंकि 3L बाई 4 और A और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका A है और डेंसिटी यहाँ से अगर कहा जाए तो कुछ ले लीजिए D डैश इंटू G, है ना. तो ऐसा आपको मिलेगा. तो AL 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 A दोनों कैंसिल हो गए. फिर उसके बाद G G AL तो पूरा G कैंसिल हो जाएगा. तो बचा क्या बच्चों हमारे पास, 3D बाई 4 प्लस 2D बाई 4. तो D डैश इक्वल टू 3D बाई 4 प्लस 2D बाई 4. तो सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें है. तो 5D बाई 4. तो इसमें से आप देखेंगे 5D बाई 4 निकल कर आ जाएगा. तो फिगर ये था इसका और उसमें हमें कंपेयर करना था बॉइंट फोर्स के लिए. बॉइंट फोर्स में क्या कुछ कैसे होगा, तो ऐसे ऐसे होगा. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. कह रखिए वुडन ब्लॉक विद द कॉइन प्लेस इन द टॉप ऑफ द फ्लोट इन द वाटर एज सोन इन अ फिगर. डिस्टेंस L and H are the shown there. Is the after the some time the coin falls into the water. तो आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है. ठीक है, मैं आपको बना देता हूँ फिगर. इस तरह का है. इस तरह का है और यहाँ पर कॉइन है इसके ऊपर और उसका साइड L है एंड दूसरा कि H है नीचे की तरफ ऐसा. ठीक है, तो एक सेकंड यहाँ पे इसको बंद कर दिया जाए. ठीक है, तो उसमें L तो अभी जैसे इसका फिगर इसमें ये चीज़ पूरा L नहीं, कुछ ऐसे मान लीजिए. तो इसमें बताने की ऐसे कोशिश किया गया है कि L ऐसे है बच्चों. एग्जैक्ट फिगर में देखें तो ऐसा होगा. तो अभी क्या होगा कि कॉइन जब है तो कॉइन का मास ऐसे कर सकते हैं कि लेट द coin mass is m and block mass is
कैपिटल एम इस तरह का है, तो उसमें होगा m प्लस कैपिटल एम, ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना, mg तो यही लग रहा होगा, m प्लस कैपिटल एम इंटू जी, और उसके ऊपर बॉइंट फोर्स लग रहा होगा जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो बॉइंट फोर्स उसमें जो वॉल्यूम होगा से v, अगर मान लेते हैं कि v इमर्ज है, क्योंकि क्वाइन का उसके मुकाबले में निग्लेक्जिबल है, अगर होगा भी तो बहुत छोटा सा, और वाटर का डेंसिटी g, हाँ ठीक है। और इसमें जब आप करेंगे तो ठीक है, ऐसा होगा। तो उसमें मान लीजिए कि अगर क्वाइन उसके अंदर जाता है सेकंड केस में, तो अब या उसमें गिर जाता है, या तो हम ऐसा वॉल्यूम इक्वल टू अगर अभी देखें, या जी से जी तो ये कैंसिल हो ही रहा है, तो m प्लस कैपिटल M अपॉन v इक्वल टू रो, ऐसा ये होगा। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, m बाई वी प्लस m बाई वी इक्वल टू रो ऑफ वाटर। अच्छा, अभी दूसरे केस में कि जब उसका वो जब कॉइन गिरेगा उसके अंदर, तो सेम अमाउंट में उसको डिस्प्लेस करेगा, तो उस केस के लिए कि आप उसको, अच्छा एक चीज़ और है कि जब कॉइन नीचे की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो कॉइन का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, ये वाटर से तो ज़्यादा ही होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में कॉइन उससे ज़्यादा होगा, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा उसमें। तो हम जो उसका वॉल्यूम अगर निकालने के लिए भी देखें, m ऑफ मतलब कि क्वाइन के लिए ऐसा, और उसका m अपॉन वाटर, तो सिंस यहाँ से क्वाइन का ज़्यादा है तो ये वैल्यू इसका v डैश अगर कह दे, इसी को उल्टा भी आप बोल सकते थे, तो अगर v डैश तो ये वैल्यू तो वो कम होगा ही होगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो v डैश का वैल्यू होगा वो v से कम होगा। तो इसका मतलब कि L और H दोनों के दोनों डिक्रीज होंगे, उसका वॉल्यूम कम होगा ना, तो इसीलिए L एंड H बोथ विल बी डिक्रीजेस, मतलब वो नीचे की तरफ थोड़ा और आएगा और H भी थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि वाटर इज फिल्ड इन अ सिलेंडर इज अ कंटेनर टू द हाइट 3 मीटर, द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑरिफिस एंड द ब्रेक बीकर इज 0.1 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस इज, द स्क्वायर ऑफ द स्पीड मांगा है। तभी देखिए किसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से गिवन है। तो इसमें क्या होगा कि जब यहाँ से या 52.7 सेंटीमीटर पर है, फिगर में तो आपको क्लियरली विजिबल है, यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ कि किस पे मार्क करूँगा तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा या दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस जहाँ पर ओरिफिस है 3 माइनस 52.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है और 3 मीटर में, तो उसमें आप करेंगे तो 2.48 मतलब कि 475 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो उससे जो वाटर विल बी कमिंग आउट, जो वाटर आ रहा होगा उसका स्पीड कितना होता है, हम यही जानते हैं ना कि अगर उसका वाटर इज द फिल्ड द सिलेंडर और एरिया उन दोनों का कितना है, बहुत कम है, 0.1 है, मतलब कि यहाँ से अगर हम देखेंगे कि एरिया ऑफ
orifice upon area of the tank इस 0.1 है। तो इसीलिए उसको हम आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो कंडीशन इसका बनता है v = √2gh, वो इसी कंडीशन से आता है कि जो ओरिफिस जो ओपनिंग है उसका ओपनिंग का बहुत कम हो एज कम्पेयर टू देयर उसके पूरे टैंक का। तो ये फॉर्मूला आपको निकल कर आता है किस वेलोसिटी से जाएगा। तो √2gh, तो 2g का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, और h का जो वैल्यू होगा 2.475। तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2475 को, तो वहाँ से क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि 48, 2.4 × 2 करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 75 है तो वो 1.5 मिलेगा। तो वहाँ से अगर आप करेंगे तो 49.5 इस तरह का बनेगा। इसमें अगर 10 को भी मल्टीप्लाई कर लें तो 49.5 इस तरह का। तो उसमें मांगा है v², तो v का वैल्यू है, तो v² का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 49.5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v² का वैल्यू, तो उसमें वही एक क्लोज है पहला वाला 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। तो कि ऐसा क्यों आ रहा है, तो हो सकता है कि उसमें जो एरिया का एग्जैक्ट वैल्यू 0.1 हो तो कुछ हो देगा, लेकिन आप उसके लिए उतना नहीं करिए, आप राउंड ऑफ करके कर सकते हैं। तो इसीलिए वैल्यू उसमें ऐसा गिवन है 50, 50.5, तो जो ज़्यादा क्लोजर है वो आपको आंसर में दे सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आया है तो इसको इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि लार्ज ओपन टैंक हैज़ द 2 होल्स ऑन द वॉल, वन इज ए स्क्वायर होल साइड 1, साइड L, 1 नहीं L होना चाहिए, L at a depth y from the top of the other is a circular hole of radius r at a depth 4y from the top. So when tank is the completely filled with the water, the quantities of the water flowing out per second for both holes are the same. मतलब एक तरह से कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो दोनों का सेम है, देन आर इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन लगता है कि हमने पीछे भी कर रखा है, लेकिन चलिए देख लीजिए। रेट ऑफ फ्लो उन दोनों का सेम है, तो उसमें क्या होता है A1 V1 = A2 V2, इस तरह की बातें होता है। तो सबसे पहले तो एक ओपन टैंक बना लिया जाए अपने लिए, एक ऐसा, तो वाई डेप्थ नीचे की तरफ एक यहाँ पर स्क्वायर होल है, और वहाँ से पानी अपना निकल रहा है होगा, और दूसरा ये वाई डेप्थ नीचे है, तो दूसरा एक 4y डेप्थ नीचे एक दूसरा सर्कुलर है, और वहाँ से पानी निकल रहा है, और उसका रेडियस हमारा r है, और यहाँ से l है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रेट ऑफ फ्लो दोनों का इक्वल होगा तो क्या होगा, यही काम होगा, A1 V1 + A2 V2। तो यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रहा होगा वाटर का, तो y इसके चलते मायने रखेगा कि y कितना उसका डेप्थ पर है। तो y डेप्थ पर है तो उसका आप वेलोसिटी आप यहाँ से V1 कह लीजिए, तो √2gy, और इसके लिए V2 कह लीजिए √2g4y, ऐसा। इन दोनों को आमने सामने रख लीजिए। तो अगर एरिया इसका L² होगा, वेलोसिटी √2gy होगा, इसका एरिया अगर देखेंगे तो r है, तो पाई r², और इसका वेलोसिटी √4 × 2 8gy कह सकते हैं, ऐसा। तो ऐसा 8 का वैल्यू, 8 का रूट कितना होगा, 2√2, तो यहाँ पर √2gy है और वहाँ पर है ही है, तो दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ से 2 मिल जाएगा। ठीक, और L का जो वैल्यू होगा वो 2 पाई r² होगा, या उसको L² = कह सकते हैं। तो r का वैल्यू निकालना था,
एल ओवर रूट 2 पाई आ जाएगा क्या? तो सिंपल वहाँ से स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड में, तो रेडियस कितना होना चाहिए? एल ओवर 2 पाई, रूट 2 पाई, 1 ओवर नहीं, एल ओवर 2 पाई, ऐसा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि कैसे उसको रेट ऑफ फ्लो का हम यूज़ करके उसको आसानी से वहाँ से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है कि देयर आर द टू आइडेंटिकल स्मॉल होल्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टैंक। एक टैंक के दोनों अपोजिट साइड में, इसके लिए तो बनाना पड़ेगा यार। चलो यहाँ पे ऐसा पानी है कुछ टैंक में, और एक होल यहाँ पे बनाया है और एक होल यहाँ पे बनाया है, ठीक। और इन दोनों के बीच में h हाइट है। तो आपको क्या करना होगा कि जो पानी निकल रहा होगा तो उसका कुछ तो वेलोसिटी होगा ना, से v1 कह लीजिए और इसको v2 कह लीजिए। तो v1 का भी वैल्यू हमने देखा था कि जितना वो डेप्थ नीचे है, तो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि y डेप्थ होगा, ये वाला ऐसा y डेप्थ पे है। तो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2g y, और इसी तरह से v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2g h प्लस वाई। बताइए, इसका अगर y डेप्थ अगर नीचे है तो v1 से वेलोसिटी आ रहा होगा तो 2gy, और v2 से अगर वेलोसिटी इधर निकल रहा होगा तो वहाँ से h डेप्थ नीचे है, इन दोनों के होल के बीच का डिफरेंस है, तो h प्लस वाई। तो इस तरह का ऐसा मिलेगा। तो v1 और v2 तो अगर हम ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि इसको क्या पूछ रहा है? अगर डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द होल इज h, द टैंक इज रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेस। अच्छा, स्मूथ डाल दिया तभी इसको दिक्कत है। देखो, अगर स्मूथ है तो वेलोसिटी अगर इधर से बाहर अगर जा रहा होगा तो आपको ये सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का याद आ गया। तो उसमें क्या होगा कि स्मूथ है तो अगर इधर होगा तो कुछ ना कुछ बैकवर्ड इस तरफ से लगेगा, लेकिन सेम टाइम यहाँ से कुछ वेलोसिटी ये v1 निकल रहा है और यहाँ से ऐसा v2 निकल रहा होगा, तो कुछ चेंज इन मोमेंटम होगा, तो उसके चलते फोर्स का जनरेशन होना तो तय है। तो वो कह रहा है कि कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स विच विल हैज टू बी अप्लाइड ऑन द टैंक टू कीप द इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम का जो फोर्स होगा वही होगा। तो उसके पहले हम ऐसा सोच लें कि ठीक है, ये फोर्स लग ही रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो में फोर्स का क्या रिलेशन होता है? तो अगर हम फोर्स इक्वल टू अगर सोचें तो F इक्वल टू ma और मास और यहाँ से dv/dt यही होगा। तो उसमें अगर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर लें, अच्छा उसमें तो डेंसिटी के लिए तो है ही है वॉल्यूम, मास इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम, और टाइम इधर से ले लीजिए, इसको वॉल्यूम लिख देता हूँ, मास के जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है, और इसको वेलोसिटी v ले लीजिए। तो कितना हो गया? F इक्वल टू रो क्यू, रेट ऑफ फ्लो को क्यू से दिखाते हैं, और इंटू v। ऐसा देखिए, F इक्वल टू रो क्यू वी, रेट ऑफ फ्लो जितना होगा उन दोनों के लिए। क्यों? उसमें अभी टू आइडेंटिकल स्मॉल होल है, तो उसके चलते उसका रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो ज़्यादा होगा। ऑल उसका प्रेशर अलग गया, कम ज़्यादा है, तो उसमें तो ऐसा होगा कि मतलब वेलोसिटी है या उसका मल्टीप्लाई है तो एरिया का, तो Q इंटू वी जो उसमें वहाँ पर रखा हुआ है, तो उसके चलते ऐसा मिलेगा। या फिर आप रेट ऑफ फ्लो है तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ऐसा भी कर सकते हैं। तो F1 के लिए क्या होगा बच्चों? वहाँ से कि डेंसिटी है और उसका एरिया A1 V1 स्क्वायर, आप ऐसा बोल सकते हैं Q के जगह पे, और F2 के जगह पे अगर रखेंगे तो रो A2 V2 स्क्वायर, यही होगा।
अब नेट फोर्स चाहिए तो दोनों में आप उसको कुछ काम कर सकते हैं। उसमें ऐसे बोला कि टू आइडेंटिकल एरिया दोनों का A1 A2 तो सेम है और उसका क्रॉस सेक्शन A है ऑन द अपोजिट साइड, और उन दोनों के बीच का H भी है। तो ये सब हमारे पास डेटा है। तो अगर वैल्यू पुट किया जाए तो नेट फोर्स कौन होगा, आपको क्या लगता है? V2 वाला ज़्यादा होगा तो इस चलते ज़्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों V2 वाला ज़्यादा? मैंने बोला क्योंकि इसका डेप्थ देखिए कितना है, H तो है ही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो क्वेश्चन में भी मेंशन है, बहुत छोटा सा अगर दिख रहा होगा तो। और यहाँ पर इन दोनों के होल के बीच का H है और कुछ उसके ऊपर हाइट है, तो V2 का है डेप्थ ज़्यादा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि V2 का वैल्यू F2 का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो F2 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो F नेट के लिए हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि F2 माइनस F1, या ज़्यादा जिसको मान रहा होगा उसके साइड में फोर्स लगेगा। अगर आप उल्टा लेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, यही फ़र्क पड़ेगा। तो फोर्स इस पर जो आपको मिल रहा था, तो डेंसिटी रो इंटू A2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस डेंसिटी A1 V1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, तो रो इंटू ए कॉमन लेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अभी उसमें से रो ए V2 स्क्वायर कितना था, उसमें H हाइट तो था इन दोनों के बीच का होल का, ऊपर से Y हाइट एक एज्यूम कर लिया था मैंने, तो अंडर रूट 2G H प्लस वाई ऐसा, इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2G वाई का स्क्वायर ऐसा होगा। तो यहाँ से अगर आप 2 मतलब स्क्वायर जब करेंगे तो 2G तो कॉमन बाहर ले लीजिए, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो H प्लस वाई माइनस वाई, तो वाई कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, खाली H बचेगा। तो उसी फॉर्मेट में आ गया जैसा आपको चाहिए था। F नेट इक्वल टू, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो रो ए और 2G इंटू H, तो यहाँ से आ गया 2A रो GH F, इतना इसका वैल्यू आ जाएगा। तो नेट फोर्स इतना उस पर लगाना पड़ेगा, या मतलब इतना हमें इसे होल्ड करने के लिए करना पड़ेगा कि इसमें मूवमेंट ना हो, कि दोनों साइड से अगर फ्लो अगर हो रहा होगा सेम ऑरिफिस से, हाइट अगर दोनों का डिफरेंट है तो ऐसा होगा। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि टू कम्युनिकेटिंग वेसल, certain vessel contain the mercury, so diameter of the one vessel is the n times larger than the diameter of the other. Okay, so a column of water of height h is poured into the left vessel, then the mercury level will raise to the right hand. S is the relative density of the, and P is the, and rho is the density. S उसका है और rho इनका है, तो रो तो कहीं रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा है, रिलेटिव डेंसिटी बोल दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि एस है तो उसके वाटर के विथ रिस्पेक्ट टू में है। तो खैर इसको पहले डिकोड करते हैं कि टू कम्युनिकेटिंग वेसल, कम्युनिकेटिंग पता नहीं, वेसल कंटेन द मरकरी। मान लेते हैं कि एक मतलब इसका जो इसका मीनिंग जो निकल कर कि डायमीटर ऑफ द वन साइड, तो इसको मान लेते हैं कि थिनर है और इसको ऐसा मान लेते हैं कि थिकर है। तो इसमें कि मान लीजिए कि इस हाइट पर ऐसा होगा, ठीक, मरकरी इसमें फिल होगा अपना, जैसे भी ऐसे मरकरी फिल होगा। तो अब क्या करते हैं कि इसमें एक कह रहा है कि वाटर का कुछ इसमें ला के रख दिया, मतलब वाटर इसमें ऐसा कर दिया, तो मरकरी का जो लेवल है ये स्लाइटली क्या होगा, इधर के लिए नीचे चला जाएगा। मतलब कि पहले इस रेंज पर था तो वाटर मतलब कि थोड़ा तो अपना वेट होगा तो नीचे की तरफ करेगा, तो मरकरी थोड़ा ऊपर की तरफ इधर उठ जाएगा इस तरह से।
मतलब जो पहले उनका लेवल था, मतलब मान लेते हैं कि वाटर अगर x नीचे गया तो मरकरी y ऊपर उठा, यही होगा ना। तो सबसे पहले तो हम इसकी कहानी निकाल लें कि वो जो थीनर और थीकर है n टाइम्स वगैरह वगैरह, तो उसका क्या कहानी है। द डायमीटर ऑफ द वन वेसल इज द n टाइम्स, तो मान लेते हैं कि अगर इसका r रेडियस है तो इसका कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, इस तरह का। तो जो उसका जो एक तरह से वॉल्यूम कहिए कि इधर से उसकी तरफ से उधर से इधर उठा तो सेम वॉल्यूम होगा, तो हम वहाँ से बोल सकते हैं कि x टाइम्स ऑफ इंटू पाई r स्क्वायर इक्वल टू y टाइम्स ऑफ पाई n r स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, और वहाँ से जब आप उसमें रिलेशन देखेंगे तो x इक्वल टू कुछ y टाइम्स ऑफ n स्क्वायर होगा क्या। तो x इक्वल टू y टाइम्स ऑफ n स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। तो अभी जो कितना रेज करेगा या क्या होगा, कॉलम ऑफ वाटर इज द लेफ्ट साइड ऑफ पोर्ट, द मर्क्यूरी विल रेज ऑफ द राइट हैंड साइड, उधर रेज कर रहा है, तो वो कितना रेज करेगा एक तरीके से हमें यही बताना है। तो कितना रेज करेगा, सपोज y रेज किया, तो अगर पास्कल लॉ को अगर याद करें तो वहाँ से कुछ काम बन जाएगा क्या, कि जो इसका वेट होगा r रेडियस वाले का, और उस पर ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो अगर पास्कल लॉ लगाएं तो क्या होता है, F1/A1 इक्वल टू F2/A2, यही हम जानते हैं। देखिए, तो इसमें क्या कर लेते हैं कि इनका जो हमें एक ऐसा लेकर आना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको अगर ऐसा कर ले, तो x हाइट है, मतलब कि इसका जितना प्रेशर इसको अपना देना होगा वो तो कर ही रहा होगा। द डायमीटर ऑफ वेसल इज n टाइम्स लार्जर देन द डायमीटर ऑफ ए, द कॉमन वाटर हाइट h इज, वो देखो ऐसा मेंशन है कि हिज कर रहा है, वही सोच रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। तो हाइट इसमें h पोर कर रहा है बच्चों, h ये वाला हाइट, तो वहाँ पे किया भी था, ढूंढने की कोशिश किए होंगे तो नहीं मिला होगा। तो देखिए, तो उसके जो वाटर कॉलम अब बैलेंस कर रहा होगा इस पॉइंट को, जो लास्ट में मार्क किए, इस पॉइंट का पॉइंट देखिएगा, जो लाइन जा रहा होगा यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि प्रेशर सेम होगा। तो वाटर वाला कितना दे रखा है, रो ऑफ वाटर, रो जी एच, एच हाइट है, और मर्क्यूरी वाला उससे बैलेंस हो रहा है, तो उसका डेंसिटी एस है, तो एस लिख लीजिए जी, और उसमें टोटल हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से x माने हुए थे और y हाइट रेज किया होगा, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई टाइप ऐसा होगा। g से g कैंसिल होगा और ये तो वैल्यू इनका 1 होता ही है ऐसा। तो हम वहाँ से बोल सकते हैं क्या कि एक तरह से हमें तो y निकालना है, तो और x के जगह पे वैल्यूज़ का रिलेशन लेकर आए थे y इंटू एन स्क्वायर। तो हम यहाँ से अगर बोलें h इक्वल टू s टाइम्स x के जगह पर y टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, h ओवर s इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 ऐसा। तो y इक्वल टू h अपॉन s एन स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें ऐसा वाला बन रहा है, बी ऑप्शन इसका ऐसा आ रहा होगा। तो इसमें आपको यही बस सोचना था, एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। पहले तो हाइट x का h है, तो पहले यही मार्क कर लीजिएगा कि पहले तो क्या था कि जो पहला वाला एक है इसमें पहले तो मरकरी जैसे भरा होगा, तो जैसा यूट्यूब का कॉन्सेप्ट होता है वैसा ही है कि अपने उसने सेम लेवल पे होगा मरकरी। जैसे ही वाटर को पोर करेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी मेंशन है कि वो वाई उधर से रेज कर जा रहा है। इसमें क्या दे रखा है कि इसका रेडियस सपोज आर है तो उसका एन टाइम्स आर है, तो जो भी वॉल्यूम उधर से उधर गया होगा, है ना, तो मतलब सेम वॉल्यूम जितना इधर डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही वॉल्यूम उससे किया गया होगा। तो उस वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से कि x इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ पाई इंटू एन टाइम्स ऑफ आर का होल स्क्वायर,
तो उसमें हमें एक्स और वाई में रिलेशन पता चल गया कि अगर एक्स से अगर डिस्प्लेस हुआ होगा, वाई से ऊपर की तरफ गया होगा तो ये हुआ होगा। अब जो पास्कल लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं कि प्रेशर दोनों का इस तरह का जब ऐसा होगा जहाँ पर हमारे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो पास्कल लॉ को अप्लाई किए तो जितना प्रेशर दिया उतना प्रेशर उतना उसके उस लाइन से नीचे की तरफ यहाँ से लेकर चले गए कि एक्स से हुआ तो इस पॉइंट पर प्रेशर को कंजर्व करा दिया एक तरीके से, या टोटल प्रेशर जो सेम होता है उसकी कहानी बता दिए। तो इतना था, वाटर का कॉलम का एच वहाँ से वो दे रहा था और बैलेंस कितना हो रहा था मरकरी एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई मरकरी से एच वाटर बैलेंस हो रहा था। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ से पास्कल लॉ लगाकर लेकर आ गए और वहाँ से हमारा वाई का वैल्यू आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक, तो इसको चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहे हैं कि ए लॉग ऑफ वुड ऑफ मास 120 kg फ्लोट इन अ वाटर। ठीक, तो कह रहा है कि द वेट दैट कैन बी पुट द लॉग टू मेक द जस्ट सिंक शुड बी। तो पहले तो एक वाटर का वुड बना लिया जाए, कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का होगा और ऐसा है, फ्लोट कर रहा है। तो अब मान लीजिए कि इसका 120 kg है, मान क्या लीजिए है, और इसमें मास m कर दे तो जस्ट सिंक करे। जस्ट सिंक करे तो यानी कि जस्ट उसका जो b और mg आपस में फ्लोट कर रहा होगा तभी है, यानी या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बॉइंट फोर्स विल बी द लेसर देन द mg। तो उसमें अगर मास m कर दे तो टोटल कितना होगा 1 + 2 + m, g नीचे की तरफ लगेगा और उस लिक्विड के चलते बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो B = हम ऐसा बोल सकते हैं क्या 120 + m × g, इस तरह का। तो बॉइंट फोर्स में हम जैसा जानते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम जितना सबमर्ज रहता है तो V हो गया, रो ऑफ द लिक्विड, वो कौन लगा रहा होगा, वाटर, इन वाटर, यस, फ्लोट इन वाटर इंटू जी। तो यहाँ से 120 + m g, तो g से g तो पहले हटा लीजिए और वाटर का वैल्यू 1000 ऐसे रख सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम के लिए हम उसका मास कितना गिवन है बच्चों 120, तो डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो 120 kg है उसका मास, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे रख लेते हैं, और डेंसिटी उसका ऑब्जेक्ट का कितना था 600, वाटर का डेंसिटी 1000 और 120 + m ऐसा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा 200। तो जो मास का वैल्यू आएगा 200 kg = 120 + m। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 200 - 120 = 80 kg। और भी तरीका है उसको करने का, मतलब वॉल्यूम भी गया नीचे गया ऊपर, तो इससे क्या होगा, लेकिन आप इससे ज़्यादा कन्वीनियंटली आप उसको सोच सकते हैं कि पहले 120 kg पर था तो तैर रहा था, सिंक नहीं किया हुआ था। अब उस पर m मास कुछ रखते हैं तो जस्ट सिंक कर रहा है, तो जस्ट सिंक कर रहा होगा, जो बॉइंट फोर्स उसको काउंटर कर रहा होगा तो उतने बराबर का मास और डाल दो, तो या तो आप बॉइंट फोर्स निकाल कर उसके बराबर से इक्वेट कर सकते थे। तो वही किया कि B = 120 + m = g, बॉइंट फोर्स के लिए वॉल्यूम इंटू, कितना बार बंद करना होगा भाई, तो V टाइम्स ऑफ वाटर इंटू जी और 120 × m × g, दोनों का mg = बॉइंट फोर्स किया। और वॉल्यूम के लिए डेंसिटी = मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम = मास बाई डेंसिटी। तो उसका मास कितना था 120 kg और उसका डेंसिटी ऑफ द वुड 600 kg है और डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 है, और इक्वल टू जब इससे करेंगे तो 120 + m, तो m का वैल्यू
हमारा कैलकुलेट करने पे 80 kg निकल कर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आपको आया होगा? आया तो लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बॉल जस्ट फ्लोट विदाउट द सिंकिंग इन द लिक्विड डेंसिटी 1.2 into 10⁻³ kg if outer diameter of the density of the ball are 2 into 10⁻⁴ kg per meter cube respectively, then the inner diameter of the ball will be। तो ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल जस्ट फ्लोट विदाउट द सिंकिंग। तो इस तरह का मान लीजिए कोई इनर और आउटर पहले तो बता रहा है। इस तरह का ऐसा है, तो इसका इनर रेडियस कुछ r ले लीजिए और आउटर रेडियस कैपिटल R ले लीजिए, इस तरह का। ठीक है, द हेमिस्फेरिकल बॉल जस्ट फ्लोट विदाउट द सिंकिंग इन द लिक्विड, तो 1.2 into 10⁻³ if the outer diameter and density is 1 meter, 1 meter इस तरह से है, और 2 into 10⁻⁴ respectively, then the inner diameter of the ball will be। तो देखो, तो सिंपल है कि कहीं वो तैर रहा होगा तो इसका mg तो नीचे की तरफ लगेगा ना, और इसका बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि B = mg, ऐसा। तो बॉइंट फोर्स के लिए तो आप पूरा हेमिस्फीयर जितना लगना है वॉल्यूम उतना तो लगेगा, है ना। B = mg, तो जितना लगना था उसको लगेगा। तो बॉइंट फोर्स इसमें बच्चों किसका जो बाहर का जितना V है उतना तो ले लीजिए। लिक्विड का डेंसिटी कितना है 1.2 into 10⁻³ into g, ऐसा। इसके लिए अगर मास अगर देखा जाए तो 1/2, क्योंकि इनर और आउटर कुछ इस तरह का है तो उसमें ये हॉलो है या उस तरह का है, क्योंकि फिगर भी उसमें कुछ पता नहीं है। तो वॉल्यूम को वॉल्यूम अभी रखते हैं और उसका डेंसिटी इस 2 into 10⁻⁴ into g, इस तरह का होगा। तो वॉल्यूम इसको कट करना अभी नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए कि वो आउटर सरफेस वाला है वो तो ठीक है, जस्ट फ्लोट एंड लिक्विड। आउटर का है तो वहाँ पर उसका जो डायमीटर है 1 गिवन है, देन द इनर डायमीटर ऑफ द वॉल विल बी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसको 4/3 या 2/3 पाई 1/2 का क्यूब इंटू 1/2 इंटू 10⁻³ जी से जी को कट कर लीजिए, और इसमें 2/3 पाई। अब उसमें से उसका जो मास होगा, अगर हॉलो उस टाइप का अगर है तो हमें फिर वही काम करना पड़ेगा कि r³ माइनस स्मॉल r³ करना होगा। तो यहाँ से इसको 1/2 का क्यूब कर लेते हैं, तो 1/8 माइनस r³ ऐसा, और इसका जो डेंसिटी है 2 into 10⁻⁴। तो 2/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 20 कुछ 10⁻³ तो चलिए हट ही गया। तो हाँ, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो भी बहुत क्लोज है, 0.9497 लगता है सिग्निफिकेंट फिगर का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन इस तरह का है कि अभी कुछ कर नहीं सकते, वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ना कि कौन क्या कैसे है, तो इसीलिए अब सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या आ रहा है। 1/8
10⁻³ से तो उसको हटा दीजिए और 1.2a है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 1/8 माइनस r³ और इक्वल टू 20 इंटू 20, तो कुछ ये कितना हो जाएंगे आपके 1.2/8, मतलब कि जो इसेंशियल है तो कैलकुलेशन आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो इसका उड़ गया क्या 20, ये 20 आएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 1.2/8 माइनस 20/8 इक्वल टू माइनस r³ इंटू 20/8 से मल्टीप्लाई किया तो उसको 8 को इस तरह से था तो ऐसा कर लिया, और यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे भी कर सकते हैं। तो 20 माइनस 1.8 होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 18.8। तो 18.8/8 अपॉन 20 इक्वल टू r³। तो इसका जो वैल्यू अगर आप यहाँ से अगर देखेंगे तो 14.4 होगा, और उसमें भी 7 पॉइंट, मतलब कि इसको 1.88 कर लेते हैं और 14.4 सॉरी वो क्या बोल गया था मैं 9.4 जैसा कुछ होगा, पहले तो 2 से डिवाइड करने में, और 0.94 होगा। तो 0.94/8 का 1³ इक्वल टू r ऐसा होगा। अब सबसे उसमें है कि इसका तो चलो ठीक है, 0.94 का कितना होगा क्यूब रूट, और फिर उसके बाद आपको उसमें करना पड़ेगा। तो आंसर अगर देखेंगे तो कैलकुलेशन करके आप कैलकुलेटर वगैरह से चेक करिएगा तो 0.98 मीटर के आसपास आ जाएगा ये, इसका क्यूब रूट अगर करेंगे तो उसको। और आप ऐसा मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या मांगा है कि देन द डायमीटर इज ना, तो उसमें थोड़ा और एक बार और होगा कि r इक्वल टू जो स्मॉल r है तो 0.94 का 1/3 और 8 का जो उसका पावर 3 निकला और 2 निकला, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2r इक्वल टू 0.94 रेज़ टू द पावर 1/3। तो इसी का 0.94 का 1/3 उसमें चाहिए। तो एक तरीका और है बच्चों, आप इसको निकाल सकते हैं, तो 97 फिर बोल सकते हैं, तो फिर हाँ ठीक है, बाइनोमियल का भी उसमें टेस्ट हो जाएगा। वो इसीलिए दिया था कि ये जेईई एडवांस का है क्वेश्चन, तभी वो इतना आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाह रहा है। तो आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए कि 2r तो ऐसे आया, और वहाँ से कितना है 0.97 रेज़ टू द पावर 1/3, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 0.97 था या 94 था, फिर ये इफेक्टिव हो जाएगा, जितना ये होगा उसी के मुकाबले में फिर आएगा वो। तो यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं चलेगा। यहाँ से कितना आया था, तो हमारा आया था 9.4, तो उसमें 10 से किया तो ठीक है 0.94, तो यहाँ से 9.7 नहीं है, 94 है। तो इसको जब करेंगे 1 माइनस 0.06, यहाँ से 3 1/3, तो आपको बाइनोमियल में ऐसा याद होगा, बताया होगा कि 1 माइनस एक्स, बाइनोमियल में नहीं बताया था, ऐसा आपको थ्योरम उस समय यूज़ कराते समय आपको बताया होगा कि क्या कहते हैं उसका ग्रेविटेशन वगैरह में जो उसको करते हैं कि जब x इज़ मच मच लेस देन 1 है तो हम यहाँ से 1 माइनस nx ले लेते हैं। तो वही काम यहाँ पर करेंगे कि 1 माइनस 0.06/3 अगर करेंगे तो आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.02, तो 1 माइनस 0.02 कितना हो जाएगा 0.98, तो 2r का वैल्यू 0.98 आ जाएगा। तो यहाँ पर c का वैल्यू 0.98 आ जाएगा। तो उस तक बाइनोमियल का भी थोड़ा बहुत इस पर टेस्ट करना था। तो कॉन्सेप्ट में तो आपको बस यही समझना था कि हेमी स्फीयर है तो बॉइंट फोर्स लगेगा, तो आउटर रेडियस जितना होगा तो जितना एरिया उसके कांटेक्ट में है
तो बॉइंट फोर्स इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू जी, जो वी रो जी होता है। मास की बात करें तो वॉल्यूम का इसीलिए उसको सर्कल किया हुआ है कि उसका डेंसिटी 2 इंटू 10⁻⁴ है, लेकिन इनर रेडियस और है, तो इसका मतलब वो हॉलो टाइप का है। तो इसमें वर्ड हेमीस्फेरिकल बॉल, बॉल बोला ही है, बॉल और बोल देता तो और सही रहता। तो उसके चलते मतलब कि मान लेते कि कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर फिर उसका 2/3 पाई और उसका रेडियस सपोज डायमीटर 1 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का क्यूब इज 1/8 माइनस आर क्यूब इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। इन सबों को बैलेंस मतलब इसको सेटल किया तो कुछ लास्ट में हम ऐसा पाएँ, क्योंकि उसका डायमीटर चाहिए था तो 2 तो उधर निकल कर आ गया, तो 2r इंटू 0.94 इंटू 1/3। तो वहाँ से बाइनोमियल का थोड़ा बहुत इधर कॉन्सेप्ट लगाया और क्वेश्चन को हम अपने घर उसका आंसर अपना घर लेकर चले गए और वहाँ से मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अरे भाई ये नोटिफिकेशन आप कैसे खुला रह जाता है, बंद होना चाहिए। चलिए, तो इसको आपने लिख लिया होगा या समझ ही लिया होगा, फिर से आप बैक करके भी एक बार लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सारे क्वेश्चन ऐसे अच्छा होते हैं। कह रहा है कि एल शेप ऑफ द ग्लास ट्यूब इज द जस्ट इमर्ज इन द फ्लोइंग वाटर सच दैट द ओपनिंग इट्स ओपनिंग पॉइंट अगेंस्ट द फ्लोइंग वाटर। एच हाइट उससे में कुछ ऐसा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज v देन द। तो उसमें देखिए कि क्या होगा कि एल शेप ग्लास जस्ट इमर्ज इन द फ्लोइंग वाटर, दैट इज द ओपनिंग इज द पॉइंट, ओपनिंग इज द पॉइंट अगेंस्ट द फ्लोइंग। देखिए इसमें क्या होगा कि इस पॉइंट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर बर्नौली को मतलब पानी क्या हो रहा है कि इस तरह का है बच्चों, इस तरह का, तो पानी इसमें ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है और ये ऐसा उसका रेज कर जा रहा है, तो v वेलोसिटी से है और पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो हम यहाँ से p प्लस 1/2 रो v स्क्वायर और y से जितना उसका हॉरिजेंटल रेंज तो नीचे की तरफ है, मतलब h ऊपर है तो इसको y आप ऐसे ले सकते हैं। तो रो जी y इक्वल टू, फिर से प्रेशर उतना ही होगा और वो तो स्टैटिक है, प्लस रो जी एच प्लस y, इस तरह का यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से p से p को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि h हाइट कितना उसमें रेज करेगा, तो यहाँ से हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू y से y कैंसिल हुआ तो रो जी h, क्योंकि h प्लस y इसको माने थे, तो रो से रो कैंसिल हो गया, तो h का वैल्यू कितना रेज करेगा v स्क्वायर ओवर 2g। तो रेज द हाइट इज v स्क्वायर ओवर 2g। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऐसा निकल कर आएगा। बात समझ में आया कि अगर उसमें जा रहा होगा तो बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन लगाएं कि h हाइट कितना रेज करेगा, तो रोज करना ही था। तो मान लेते हैं कि सरफेस से y हाइट नीचे होगा, ये वाला, तो बर्नौलीज इक्वेशन हमारा ही होता है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का तीनों का सम टोटल एक ऐसा होता है। तो फिर उससे कंपेयर किया तो हमारा वो निकल कर आ गया। हाँ, इसमें देखिए क्या करा कि वाटर इज द फिल्ड अप टू द हाइट ऑफ h इन द बीकर ऑफ रेडियस r एज सोन इन अ फिगर। फिगर गायब है, तो फिगर गायब है तो मैं इसको लेकर आ जाता हूँ, ऐसा इस तरह का है। एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो एंड द सरफेस टेंशन इज वाटर इज t, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज p, कंसिडर द वर्टिकल सेक्शन ABCD, इस तरह का है ABCD of the water column through the diameter of the beaker। ठीक है, तो उसका हाइट कुछ r मतलब h हो जाएगा और रेडियस के उसमें फिट बैठा हुआ है एकदम बिल्कुल उसमें। कंसिडर द वर्टिकल सेक्शन ABCD, वाटर कॉलम इज द डायमीटर ऑफ द बीकर
the force of the water on the side of the section by the water on the other side of the section of the has magnitude is। देखिए उसमें सरफेस टेंशन का भी मेंशन किया, तो सरफेस टेंशन का हम जानते थे कि आपको बताया था सरफेस टेंशन कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो सरफेस टेंशन भी अपना कुछ वो काम कर रहा होगा 2s मतलब फोर्स लगाने के लिए इंटू आर ऐसा, और बदले में इसको यहाँ से भी कुछ फोर्स मिल रहा होगा, तो कितना मिलेगा P इंटू एच रो जी इंटू एरिया, ये जितना इसका एरिया होगा R इंटू एच। तो अब कौन ज़्यादा है कौन कौन कम है, इसीलिए जो देख रहे हैं ना जो डंडी लगा हुआ है, तो मॉड के बारे में बात कर रहा है, जितने भी हैं सब मॉड 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 के लिए बात कर रहा है। तो आप उसमें से P माइनस ऐसा कर लीजिए, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P नॉट दिखा रहा है, तो P नॉट एच रो जी इंटू आर एच माइनस 2s आर। तो इसमें सरफेस टेंशन S के बजाय T है, तो आप ऐसे लिख लीजिए P नॉट आर एच माइन प्लस एच स्क्वायर रो आर जी माइनस 2t आर, इस तरह का। तो P नॉट आर एच प्लस एच स्क्वायर आर माइनस 2 आर टी या टी आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 19 का आंसर था बच्चों, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ द हाइट 500 मिलीमीटर हैज ओरिफिस एट इट्स बॉटम, द ओरिफिस इज द इनिशियली क्लोज्ड एंड वाटर इज द फिल्ड इनटू द हाइट h। ठीक है, and the top is completely sealed with the cap and the orifice of the bottom is opened। ठीक, फिर some water is come out from the orifice and the water level in the vessel become steady and with the height of the water column is 200 millimeter। So करा कि find a fall in the height of the water level due to the opening of the orifice। तो अगर opening of the orifice करते हैं तो उसके चलते उसमें से कितना होगा, यही है ना। तो ठीक है, तो पहले तो एक ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल ओरिफिस है और 500 उसका mm है, तो h हाइट तक उसमें भरा होगा पानी। अच्छा, उसका भी तो ओरिफिस का भी तो पता नहीं कहाँ पर है। filled with the height h and now completely sealed with the cap and the orifice is the bottom is open। अच्छा, बॉटम पर ही है, तो तो उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो उसका वॉल्यूम कितने में होगा, मतलब कि यहाँ पर भी कुछ बॉयल्स लॉ जैसा ही लगाना पड़ेगा। तो P मतलब अगर सील्ड है तो P इंटू कुछ नॉट कह दीजिए और 500 माइनस h, इस तरह का कि इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 500 माइनस h एक तरफ का होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ आएगा ए, क्या होगा भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ए होगा। ठीक, अब उसके बाद कि जब दूसरे केस में कि अगर 200 मीटर तक पानी के लिए उसमें से वो हो रहा है, उसमें यही बोला ना कि एंड द वाटर लेवल इन द वेसल बिकम द स्टडी एंड विद द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज बीइंग 200, तो प्रेशर विल बी रिड्यूस बाई 200। ठीक, और जो उसका हाइट होगा 200 से पे रह गया होगा, तो उसका हाइट इसमें 300 और एरिया तो ए है, तो ए से इसको कैंसिल करिए और जहाँ तक उसका है निगलेक्ट द एनी सरफेस, तो वो निकल कर आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 500 पी एच
300 पी नॉट है, माइनस 300 इंटू 200, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 200 पी नॉट माइनस पी नॉट एच इक्वल टू 6 इंटू 10⁴ कह लीजिए, माइनस का इधर आ जाएगा, तो 200 पी नॉट माइनस प्लस 600 इंटू 10⁴ इक्वल टू पी नॉट इंटू एच। तो एच का वैल्यू अगर देखेंगे 200 पी नॉट प्लस 6 इंटू 10⁴ अपॉन पी नॉट। तो इसका जब आप वैल्यू कुछ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर जो भी मिलीमीटर में, क्योंकि मिलीमीटर में ही रखा हूँ, उसको चेंज नहीं किया है, 500 माइनस एच और ये सब जितना वैल्यू आ रहा है उतने तक में वो भी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे, हाँ, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मतलब जितना फ्लूइड मैकेनिक्स पे क्वेश्चंस बन सकता था उसको आपको बनाकर बताया, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो कुछ नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें इलास्टिसिटी, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स का जो प्रॉपर्टी देखा था, तो इसके बाद हम लोग सॉलिड का अपना उसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि उसमें अगर स्ट्रेच हो रहा होगा और बाकी चीज़ें तो क्या होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।